वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रंजित पाठक और आप हैं आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। स्वागत है आपका जोश जुनून के साथ इस सेशन में। विद्यार्थियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ विषय का प्रश्नावली 5.3 में जो सवाल शेष रह गए हैं उन सवालों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पूरे प्रॉपर वे में सभी सवालों को हम करेंगे। अब कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सवाल बचे हुए हैं प्रश्नावली 5.3 के। उन सभी सवालों को करेंगे और उनके पीछे के सवालों का क्या, तो उनके पीछे के सवालों को हमने दो पार्ट में, यानी हमारे पास इस हमारे प्लेलिस्ट के लिंक में, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उस लिंक में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि दो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है प्रश्नावली 5.3 के दिए गए हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के हैं, उसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक के हैं और इस सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक के सभी प्रश्नों को। तो आइए हम शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। विद्यार्थियों, 8 के गुणज कहने का क्या मतलब है, यानी 8 के पहाड़ों को, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यदि आप एपी बनाने का प्रयास करिएगा तो क्या एपी बनाइएगा, तो एपी आप बनाइएगा 8 के पहाड़े, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 32। ऐसे करते करते आप आगे की तरफ जाइएगा। कहाँ तक, तो 15 गुणज यानी 15 पदों तक, 15 पदों तक, यहाँ तक ये एपी हम बना पाएंगे। अब आपको कह रहा है कि आप इस एपी जो आपने ये तैयार किया है, इस एपी के थ्रू आप S15 ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, S15 ज्ञात करिए, यानी n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, a नहीं बल्कि 2a। अब S15 यहां पर देखिएगा तो n हमें कहा जा रहा है 15, n कितना कहा जा रहा है 15, a की वैल्यू दी गई है 8, d की वैल्यू हम किसी भी अगले पद में से उसके पिछले पद को घटा के प्राप्त कर सकते हैं। n हमें पता है, हमें Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Sn। तो Sn का जो फॉर्मूला हमने लिखा है, Sn बराबर n की वैल्यू कितनी है 15/2, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू है 15-1 इंटू डी की वैल्यू है 8। इसे सॉल्व कर देंगे हम। 15/2, 8 दूना 16, 15 में से 1 गया 14, 14 8 है 112। इसका जब कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपको 112 आएगा, यानी 15/2 गुना में, चूंकि ये 15/2 है, ये पूरा पोर्शन गुना में है, 16 और 112 को जोड़ेंगे 128। इसको और इसको जब कैंसिल करेंगे 64, 15 चौके 60 के जीरो हाथ में 6, 15 छक 90 और 6 96, यानी 960। हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, 960। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में जो सवाल पूछा गया उसका आंसर क्या है, 960 है। यानी ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा, 960 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 बनाने से पहले ये बात समझिए। देखिए, आप जब भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के वक्त में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि कॉपी और पेन आपके पास में किताब रहने से आप उन चीज़ों को लिखिएगा जरूर, क्योंकि कलम रहेगा कॉपी रहेगा तो वो सब रहने से आप जरूर ही हाथ चलाइएगा, ये गारंटी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर ही बैठे तभी सवालों को करें। अदरवाइज मैथ्स है, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही तो मैथ्स देखकर फिल्म की तरह समझ में कभी नहीं आएगा। तो आई होप कि आप अभी अपने पास में कॉपी कलम किताब रख के बैठे होंगे पढ़ने, ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। तो सवाल आपके सामने क्या है, 14 नंबर सवाल कह रहा है कि 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अब ये जो बात आपको कही गई है 0 से 50 तक के बीच के विषम संख्या, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये जो बात कही गई है, अगर इसके लिए हम एपी तैयार करें तो विद्यार्थियों उम्मीद है आप सब विषम संख्या से वाकिफ होंगे कि विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, पूरी है ना, पूरी जो 2 से विभाजित नहीं हो वह संख्या विषम संख्या होती है। यानी जो संख्या 2 से विभाजित होती है, यदि उनको छोड़ दिया जाए, और कह रहा है कि 0 से लेकर के 150, ये सीधा 50 के बीच में। अब 0 से शुरू, तो 0 तो विषम संख्या है नहीं, तो एक विषम संख्या, फिर 2 नहीं हो सकता है तो 3, फिर इसके बाद 4 सम संख्या, फिर विषम 5, ऐसे करते करते 50 के बीच में, तो 50 के बीच में एक 49 आएगा, 50 सम संख्या हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक की सभी संख्याएं दी गई है। हमसे कहा जा रहा है कि आप इनका योग यानी Sn ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, Sn ज्ञात करिए। तो देखिएगा जरा, इसका Sn हम निकालेंगे। हमारे पास a दिया गया है क्या, 1,
डी है 3 में से 1 घटाइए 2 मिलेगा आपको। एन हमें पता नहीं है, ए एन दिया गया है 49 और एस एन हमें निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। तो हम एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें डी की कोई आवश्यकता हालांकि है नहीं। क्यों? क्योंकि एस एन निकालने के लिए, अच्छा डी की आवश्यकता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एस एन में एन पद, हमें पदों की संख्या पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? ए एन। क्या निकालेंगे? ए एन निकालेंगे। अब ए एन क्या है? तो ए है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या दी गई है? 1। एन की वैल्यू पता नहीं है, ए एन है 49 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। ये 49, ये 1 इधर घट आएगा तो ये 48 हो जाएगा। ये 2n और माइनस 2, 2 से n में 2n, 2 से माइनस 1 में माइनस 2। ये माइनस 2 जब इधर आएगा तो होएगा 52n। तो इसलिए n बराबर हमें क्या मिलेगा? 50/2। कटाएंगे तो 25। हमें n कितना मिला? 25। जैसे ही हमें n 25 मिला, हम एस एन बराबर लिखेंगे n/2 a प्लस ए एन। अब n हमारे पास तो मिल गया ना हमें 25/2 ए की वैल्यू क्या है? 1 और ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 49, यानी 25/2 गुने 50। 2 से 50, 25 मतलब है 25 में 25 से गुना करेंगे 625। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि 0 से 50 के बीच के सभी सम संख्याओं का योग, तो 0 से 50 के बीच के सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 225 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा ही अच्छा सा एक स्थिति दिया गया है। क्या दिया गया है? सवाल पूछ रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार रखा गया। यानी कार्य का समय दिया गया था, इतने दिन में पूरा करिए। यदि ठेकेदार उतने दिन से समय ज़्यादा लेता है तो प्रतिदिन के लिए एक निश्चित तौर पे क्या किया गया कि जुर्माना लगाने का प्रयास किया गया। क्या जुर्माना लगाया गया? तो पहले दिन यानी एक दिन अगर लेट करते हैं आप काम को, आज तारीख है, आज जैसे आज तारीख हो गया 3 तारीख, तो 3 तारीख को अगर काम पूरा होने का दिन है और 3 तारीख को काम पूरा नहीं हो पाया, तो हमने क्या करना है कि अगर 4 तारीख तक काम जाता है तो पहले दिन का जो है कितना जुर्माना लगेगा? 200। फिर यदि 4 तारीख को भी काम ठेकेदार ने पूरा नहीं कर पाया और 5 तारीख को भी काम किया तो फिर 250 रुपये जुर्माना लग जाएगा। यानी उसके अगले दिन 250 रुपया, फिर तीसरे दिन 300 रुपया इत्यादि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। यानी जो पहले दिन जुर्माना लेगा उससे 50 रुपये अधिक अगले दिन का जुर्माना है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब करता है? बड़ा ही मजेदार स्थिति दी गया है। आइए हम इस पर एपी बनाते हैं। एपी क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है एपी, जरा देखिएगा एपी कैसे बनता है। तो हमारे पास क्या है कि अगर प्रतिदिन यदि पहले दिन उसने काम का डिले किया, एक दिन डिले किया, तो उसको 250 जुर्माना देना पड़ा, 200 रुपये जुर्माना देना पड़ा। उसको कितना जुर्माना देना पड़ा? 200। फिर उसके बाद वाले दिन भी अगर उससे काम पूरा नहीं हो पाया तो उससे 250 का रुपया लिया गया, फिर 300, ऐसे ही करते करते 30 दिन तक। यानी ये एपी 30 पदों तक चलेगी, 30 पदों तक। तो प्रश्न में दिए गए स्थिति के अनुसार हमें एपी ये प्राप्त होगी, और जब एपी ये प्राप्त होगी तो हमारे पास ए क्या मिलेगा? 200। डी क्या मिलेगा? कह ही रहा है सवाल में कि हल अगले दिन का जुर्माना पिछले दिन से 50 अधिक है, वैसे 50 आगे गया। एन हमें 30 दिया जा रहा है, ए एन हमें पता नहीं है, ना ही हमें एस एन पता है। ठीक है, तो हम ए एन निकालने की जगह पर जब हमें एन पता है तो एस एन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी है, ए है। तो हम एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। n की वैल्यू है 30/2, a की वैल्यू है 200,
n की वैल्यू है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू है 50, है कि नहीं। 30/2, 2 से 400 प्लस 30 में से 29 गुने 50, 30/2, ये हो गया 400 प्लस 29 में जब 5 से गुना करेंगे 2 5 10, 9 5 45, 145 होगा और ऊपर एक शून्य लग जाएगा। क्लियर। इसको इससे हम कटाएंगे 15, यानी 15 गुना 400 में जब जोड़ेंगे तो 1850 आएगा बराबर। अब गुना करेंगे 15 से 0 में 0, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 20 7 27 के 7 हाथ में 12, 15 कम 15 12 27, यानी 27,750 रुपये का जुर्माना उसे देना पड़ेगा 30 दिन में। कितने रुपए का जुर्माना? इतने रुपए का जुर्माना उसे 30 दिनों तक, यदि उसने काम को डिले किया तो इतना रुपये उसे जुर्माना देना पड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कुल टोटल 700 रुपये ही हैं जिन्हें बच्चों में बांटना है पुरस्कार के रूप में। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, यानी हर पुरस्कार जो अपना जो पहला पुरस्कार है उससे यदि 20 कम है, तब कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। देखिए सवाल जिस तरह से कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, सवाल में यदि देखने का प्रयास करें तो एक एसएन दिया गया है 700। क्या दिया गया है? 700। और कह रहा है कि प्रत्येक पहला पुरस्कार जो है, मतलब प्रत्येक अगला पुरस्कार अपने से पिछले पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, यानी 20 का डिफरेंस हर पुरस्कार के बीच में है। यानी वो सार बनकर कहना चाह रहा है, डी कहना चाह रहा है कि 20 है। डी कितना कहना चाह रहा है? 20 है। 20 रुपया डी है और 700 रुपये का कुल पुरस्कार है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब ये हमारे पास हो गया। अब कह रहा है कि पुरस्कार कितने देने हैं, तो पुरस्कार केवल 7 देना है। इसका मतलब हमें नंबर दिया हुआ है, पदों की संख्या दी गई है 7, हमें ए प्राप्त नहीं है। ए हमें प्राप्त नहीं है। यदि हमें पहला पुरस्कार पता चल जाए तो हम सभी पुरस्कारों में या तो 20 जोड़ के आगे चले जाएंगे या 20 घटा के पीछे चले जाएंगे, तो हमें पुरस्कारों के बारे में पता चला आएगा। तो आइए हम एसएन का फॉर्मूला लिख के और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एसएन बराबर क्या होता है? अब उम्मीद है कि सभी के दिमाग में दौड़ गया होगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू दी गई है 700, एन की वैल्यू हमें दी गई है 7/2, 7 है। 2a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n है 7-1, क्या है? 7-1, और d की वैल्यू दी गई है 20, 700। अच्छा, इसको हम यहीं पे कुछ कैंसिल करते हैं, कुछ कैलकुलेशन को छोटा करते हैं। 7 से 100 और 2 जब इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 7 में से 1 6 दूना 12, 120। क्लियर। अब 120 जब इधर घसक के आएगा तो ये 200 माइनस 120 बराबर 2a। 120 जब इसमें से घटेगा तो हमें 80 प्राप्त होगा बराबर 2a। इसलिए a बराबर 80/2 यानी कट के 40 प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये 40 प्राप्त हुआ तो हमें पहला पुरस्कार कितना मिलेगा? तो पहला पद यानी पहला पद जो हमें a मिला है वह मिला है 40। तो दूसरा पद क्या मिलेगा? अपने ठीक पिछले वाले पद से 20 कम है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? 20 बढ़ा के लिख लेना है। एक एपी तैयार करना है पहले, तो एपी तैयार करेंगे तो अगला 60 A3। अब इस पद में 20 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 80 A4। इस अगले वाले पद में हमें 20 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी? 100 A5। 100 में 20 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 120 A6। 120 में 20 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 140। और A7 साथ ही पद तक जाना है हमें। 140 में
20 जोड़ेंगे हमें 160 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 160 प्राप्त होगा। यानी यदि पुरस्कारों की बात करें हम, सभी पुरस्कार, क्या लिखेंगे? सभी पुरस्कारें। तो पहला पुरस्कार 160 रुपये का होगा, इससे कम इसका अगला 140 रुपये का होगा, ठीक है। फिर 120 रुपया का रहा होगा, फिर 100 रुपया का रहा होगा, ठीक है। इससे अगला पुरस्कार यदि देखें तो कितना का रहा होगा? 80 रुपये का। 100 के बाद 80 रुपये का पुरस्कार रहा होगा, फिर 60 रुपये का पुरस्कार रहा होगा, रुपया लिखने भूल जा रहे हैं हम। उसके बाद 40 रुपये का पुरस्कार रहा होगा। यही आंसर होगा। यानी 160 रुपया, फिर 140 रुपया, फिर 120 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 80, फिर 60, फिर 40। यानी पहला जो पुरस्कार होगा जिस विद्यार्थी को 160 रुपये मिलेगा, दूसरा उससे सेकंड पर जो होगा उसको 140 रुपये मिलेगा, तीसरा जो होगा उसको 120, ऐसे करते करते 7 रुपये को 140 मिलेगा। इस प्रकार से ये सवाल आपसे पूछा गया था। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 17 बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग सोचने वाली बात है, थोड़ी सी सोचनी है, थोड़ी सी अपने दिमाग को अपलिफ्ट करना है और बात को समझ जाना है। क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी कह रहा है कि स्कूल के विद्यार्थी प्रदूषण के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे, हमें आपको भी करना चाहिए, है ना। तो हम आप भी पेड़ लगाएंगे। साल में एक ऐसा सोचिए, इस नए साल में एक ऐसा विचार करिए कि हमें साल में एटलीस्ट यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक पेड़ को लगा के उसे जिंदा कर देना है, बड़ा कर देना है, ये सोच के चलना है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि जो पेड़ लगाना है, तो अंदर बाहर पेड़ लगाने का सोचा उन्होंने। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी जितनी कक्षा है और उतनी कक्षा का सभी जो अनुभाग है अपने कक्षा के जितना कक्षा, जैसे कि पहला क्लास है तो पहला क्लास 1 है तो एक ही पौधा लगाएगा, दूसरा क्लास है तो दूसरा क्लास 2 है तो 2 पौधा लगाएगा, तीसरा 3 है तो 3 लगा। ऐसा करते करते हमारे यहाँ पर कह रहा है कि हर जितने भी कक्षाएं हैं वो सारी की सारी कक्षाएं अपने कक्षा के नंबर इतना पेड़ लगाएंगी। अब प्रत्येक अनुभाग को लगाना है तो कह रहा है कि उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। समझ में आया बात? जहाँ पर लिख रहा था अभी हमने आपको समझाया। फिर कह रहा है कक्षा 2 का अनुभाग 2, मतलब कक्षा 2 का जो एक अनुभाग होगा ये क्या करेगा? 2 पेड़ लगाएगा। फिर कह रहा है कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा करते करते कक्षा 12 तक जाना है। कितने तक जाना है? 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में स्कूल में कक्षाएं कितनी हैं? स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाओं द्वारा, सभी कक्षाओं के प्रत्येक अनुभाग द्वारा, प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या के लिए एपी, संख्या के लिए क्या है? एपी। देखिए ऐसा लिख देने से जो भी एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन चेक कर रहा होगा उसे कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे ने यह एपी क्यों तैयार किया है। समझ में आया बात आपको? अब देखिएगा हम एपी लिखते हैं तो पहला कक्षा 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 12 तक। कितने तक? 12 तक। अब सवाल में ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। प्रश्न से प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। अतः
AP बराबर क्या करेंगे, हर कक्षा में 3 अनुभाग, मैंने कक्षा 1 3 पेड़ लगाएगा, उसका तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा, दूसरा कक्षा का तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा, तीसरा कक्षा का भी तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा, चौथा कक्षा का भी तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते करते 12वें कक्षा का भी तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा। तो हमारे पास AP क्या निकल के आएगा, 3 6 9 12 डॉट 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 36 यही निकल के आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, AP निकल के आ गए। अब हमें यहाँ AP से A से प्राप्त है 3, D हमें 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, N की संख्या है 12, AN दिया गया है 36। कह रहा है कुल कितना पेड़ लगाया जाएगा, यानी SN बताना है आपको, कुल कितना पेड़ लगाया जाएगा। तो SN का फॉर्मूला आपको पता है, दिमाग में रन कर गया होगा। यहाँ क्या लगाना है, A + AN वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। तो SN, N की वैल्यू है 12, चूँकि 12 कक्षाएँ हैं तो 12N/2। A की वैल्यू पहली कक्षा तो 1 नहीं, यहाँ पर AP हमारे पास में है क्या, 3A की वैल्यू प्लस AN की वैल्यू है 36। कोई दिक्कत, 2 से 12 को कटाएंगे कितना मतलब है 6, 3 में 36 जोड़ेंगे 6 × 39, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 3 18 5 23। इतने पेड़ जो हैं सभी के द्वारा लगाए जाएंगे। कितने पेड़, 234 पेड़ लगाए जाएंगे टोटल कक्षा के जितने भी कक्षाएं हैं उनके 3-3 अनुभागों के द्वारा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस चैप्टर का सबसे दमदार, या ये कहें कि AP का सबसे दमदार, सबसे मज़ेदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और आपके स्क्रीन पे भी सवाल दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। यानी जो ये सर्पिल बनाया गया है, जरा समझिएगा, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ से उठाया गया है और यहाँ ऐसे बनाया गया है, फिर यहाँ पर ऐसे लाके ऐसे बनाया गया है, फिर ऐसे करते हुए 13 बार इसे घूमना है। कितनी बार घूमना है, तो जरा सोचिए कि हर बार एक अर्धवृत्त बनेगा, हर बार एक अर्धवृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, एक अर्धवृत्त आपको यहाँ बनाना, दूसरा अर्धवृत्त ये, और तीसरा अर्धवृत्त ये बना, आपको बना कि नहीं। तो इसी तरीके से ये जो दोनों अर्धवृत्त हैं उसका केंद्र यहाँ है, और ये जो दोनों अर्धवृत्त हैं उसका केंद्र यहाँ है। कुछ इस तरीके से हमने इस सभी को बनाया गया। देखिए यहाँ पर ये है कि नहीं है, ये बना है। ऐसा ही करके अब इसी सेंटर से इसे खींच लिया गया है। तो इस तरह करते करते इसको बनाया गया है, और इसी को हमें बताना है कि ये जो कुल लंबाई जो घुमाई गई है ये कितनी है। यही बात हमें दर्शाना है, यही बात हमें दर्शाना है। सवाल के लिए परेशान नहीं होना है, देखिएगा कितना आसानी से बना पाइएगा आप। आपको पता है कि किसी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, किसी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, πr, यानी 2πr में से आधा कर देंगे उसे, तो 1πr यानी πr बचेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है, लिखेंगे कि दिया है L1 अर्धवृत्त वाला, L1 लंबाई वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। सवाल में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर L1 दिया गया है, तो पहला जो आपका जो अर्धवृत्त है, ये जो पहला अर्धवृत्त आपको दिख रहा है उसका नाम ऊपर वो जो उसका परिधि है उसके लिए L1 दी गई है, और L1 वाले की जो
त्रिज्या की लंबाई दी गई है वह 0.5 दी गई है। तो अगर हम L1 की लंबाई निकालना चाहें तो L1 बराबर पाई आर होगा, यानी जो त्रिज्या है वो पाई है 22/7 गुने त्रिज्या है 0.5, यानी 22/7 गुने 0.5 को 5/10 हम लिख सकते हैं। दशमलव के बदला में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0। 5 से ये 2 मतलब है, 2 से ये 11 मतलब, यानी हमें 11/7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11/7 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से लिखेंगे हम L2 लंबाई वाले अर्धवृत्त, L2 लंबाई वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम L2 निकालेंगे। L2 बराबर पाई आर, जो इसकी आर दी गई है वो हर बार आर चेंज हो रहा है, तो ये आर अलग है, ये आर अलग है, दिमाग रखिएगा। आप चाहें तो इसे पाई R1 कर सकते हैं, इसे पाई R2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। चलिए आइए, तो त्रिज्या तो क्या हो जाएगा? पाई का मान 22/7, क्लियर? तो 22/7 गुने 1, यानी 22/7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब है L2 L3 लंबाई वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर, क्लियर? अब चूंकि ये त्रिज्या जो हो गई वह L3 है तो R3 लिख लेंगे हम, यानी L3 निकालने के लिए हमें पाई R3 यहाँ पर करना होगा। पाई का मान 22/7 और R3 की वैल्यू दी गई है 1.5। जब इसे करेंगे 1.5 तो हमें ये मिलेगा, जब कैलकुलेशन करिएगा तो 22/7 गुने 15 ये 15 दशमलव के बदला में 1 और 1 0, 2 से 5 से 2 और 5 से 3, 5 से 2 और 5 से 3, इस 2 से इसको कटा देंगे 11, यानी 11 में 3 से बटे 7, 33/7 सेंटीमीटर, क्लियर? ये L3 हो गया। इसी तरीके से हम L4 के पास चलेंगे, यानी L4 लंबाई वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी गई है, 2.0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो L4 हम निकालेंगे, पाई R4, पाई है 22/7 गुने R की वैल्यू दी गई है 2, 22 दूने 44/7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब इस आधार पर यदि हम AP लिखना चाहिए, अतः AP बराबर तो AP हमें सबसे पहला पद क्या मिलेगा? AP L1 L2 L3 L4 डॉट 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 दी गई है। कितने L1 है? तो 13 पदों तक। कितने पदों तक? 13 पदों तक, यानी 13 अर्धवृत्त हैं। इसमें कहा जा रहा है ना, इस तरीके के 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से सर्पिल जो बनी हुई है वो बताना है, यानी 13 क्रमागत हैं L3। तो हमें AP मिला है। जो पहला L1 का वैल्यू आया है वो है 11/7, दूसरा L2 की जो वैल्यू है वो है 22/7, तीसरा है 33/7, चौथा है 44/7। इसी तरीके से करते करते हमें आगे तक 13 पदों तक जाना है। कितने पदों तक जाना है? 13 पदों तक जाना है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त करना है। अब हमारे पास एक AP मिल गया। इस AP से आप चाहें तो आराम से SN निकाल सकते हैं, और वही SN क्या होगा? पूरे सर्पिल की लंबाई होगी। तो हम ऊपर से कुछ इरेज करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो हमने जो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की है यहाँ पर और AP प्राप्त किया है, इस AP के हिसाब से हमें A क्या मिलेगा? 11/7, D क्या मिलेगा? अगले पद में से पिछले पद को घटा लेंगे 11/7, N हमें दिया गया है 13, AN हमें पता नहीं है, और AN पता नहीं है, ना ही हमें क्या पता है
एस एन कहा जा रहा है निकालने के लिए। एन की बात ही छोड़ दीजिए, जब ए है डी है एन है तो एन निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो एस एन के फार्मूला से निकल जाएगा। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, एन की वैल्यू कितनी है 13, 13/2, टू ए की वैल्यू है 11/7 प्लस 13 माइनस 1, डी की वैल्यू भी है 11/7। इसके कैलकुलेशन को करते हैं, 13/2, 11 दूना 22/7 प्लस 11 में जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा, 143/7 माइनस, अच्छा इसको हम एक ही बार में क्यों नहीं कर लें, 13 में से 12 में 11 से जब गुना करेंगे तो 132/7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना है, 13/2 गुने, चूंकि आधार बराबर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आराम से प्लस में, तो 22 और 32 कितने हो जाएंगे 54, 154/7, 7 से 54 कैंसिल करेंगे आपको 7 दूना और 7 दूना 22 मतलब है, 2 से ये 11 मतलब है, और 13 से 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा आंसर, यानी 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। 13 सर्पिल की लंबाई कितनी है, अतः 13 क्रमागत अर्ध वृत्ताकार सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठे हैं जिनको रखना है ढेरी के रूप में, सरियाना है, जैसे फोटो में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे यानी उसके ऊपर वाले में, फिर उससे अगली पंक्ति में 18, इसी तरीके से रखते जाने हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कितना लाइन सरियाया गया है ये बताना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और एक एक कम कम है, तो कहाँ तक जाएंगे तो ये 200 लट्ठे संभाल दिए जाएंगे यदि पहले लाइन में 20 लट्ठे हों, ऐसे कम कम करते जाते हैं। तो जो उपयुक्त स्थिति जो दी गई है सवाल में, यानी क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे, प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार, प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार एपी, तो पहले सबसे नीचे लाइन वाले में 20 लट्ठे हैं, कितने लट्ठे हैं 20, फिर उसके बाद वाले में 19, उसके बाद वाले में 18, ऐसे करते करते पता नहीं कि कहाँ तक जाना है और किस और कौन से वाले पंक्ति में सबसे लास्ट वाला एनवा पद कौन सा होगा जिसमें हमें जो लट्ठों की संख्या होगी वो कितनी होगी, ये भी बात हमें बतानी है। तो इस एपी के अनुसार यदि हमारे पास ए है 200, हमारे पास डी है 19 माइनस 20 बराबर -1, उसके बाद हमारे पास क्या है एन हमें पता नहीं है, एस एन हमारे पास पता है 200, यानी 200 लट्ठे हैं टोटल, और ए एन हमें भी कह रहा है कि निकालिए ए एन भी प्राप्त करिए क्या होगा। तो कुछ नहीं है सवाल, सबसे पहले विद्यार्थियों एस एन बराबर n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। एस एन है 200, n हमें पता नहीं, अपॉन 2 a की वैल्यू है 20 प्लस n अभी पता नहीं है, इंटू डी की वैल्यू है -1। 200 में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 400, n अपॉन 2, 2 में 2 से 40, माइनस n क्या हो जाएगा -n + 1। अब नीचे तो 2 खत्म हो जाएगा,
चूँकि ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा n 400 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये 40 हो गया, -1 में जब n से किए तो -n आ गया, और ये माइनस प्लस प्लस 1 हो गया। 40 और 1 41 हो जाता है, यानी 41n। कितने n? 41। अभी n को बाहर रखते हैं तो कंफ्यूज कर दीजिएगा आप। 40 से 1 41 माइनस n, 400 बराबर n से इसमें 41n माइनस n स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, पूरे पोर्शन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n अब प्लस 400 बराबर 0, ये हो जाएगा। यानी इस सभी पोर्शन को इधर उठा के लाने पर हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए आपके पास एक ये सिस्टम आ गया, ये प्रश्न आ गया जो अब द्विघात समीकरण में पढ़े थे। अब जिस विद्यार्थी का द्विघात समीकरण यहाँ पर अच्छा होगा उसे ये करने में चंद मिनट नहीं लगेंगे और वो तुरंत इस चीज़ को कर लेंगे और इसे ऑब्जर्व कर लेंगे। आइए हम बताते हैं यहाँ पर। अब इस पद को अगर हम करना चाहें तो n स्क्वायर का जो अब यहाँ पर वो भी बात तो समझिए द्विघात समीकरण वाला कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, उससे हम कांस्टेंट वाले पद में गुना करते हैं। तो n स्क्वायर के साथ 1 है, 1 से 400 में गुना करेंगे तो 400 मिलेगा। अब ये जो हमें 400 मिला है इसे कुछ इस प्रकार ब्रेक करना है, कुछ इस प्रकार दो संख्याओं के गुना में ब्रेक करना है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 41n प्राप्त हो जाए। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हैं, 41n प्राप्त हो जाए। यानी अगर देखें हम 16 और 25 यानी 400 की यदि इस दो टर्म में हम तोड़ दें तो इन दोनों को गुना करने पर हमें 400 प्राप्त हो जाएगा, और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमें जोड़ने पर 41 प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये प्रक्रिया सोचा जाता है द्विघात समीकरण में, जैसा कि हमने द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया था, सभी चीज़ों को समझाया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर -41 को हम लिख सकते हैं -25n और -16n, और -16 -25 को जब गुना करेंगे तो ये प्लस 400 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ आप n कॉमन कर लीजिएगा तो n -25 बचेगा, और यहाँ आप 16 कॉमन कर लीजिएगा तब n -25 बचेगा बराबर 0। इन दोनों पदों को आप एक साथ ले सकते हैं, और इन चूंकि क्योंकि n और n-25 को यदि हम एक जगह निकाल लेते हैं तो बचेगा n और n-16, तो हमने यहाँ लिख लिया बराबर 0। अब दोनों पदों के लिए एक बार n-16 और एक बार n-25 बराबर 0। यहाँ n बराबर 16 आएगा और यहाँ n बराबर 25 आएगा। अब हमें सोचना ये है कि दोनों धनात्मक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों धनात्मक है। तो दोनों जब हमारे पास में धनात्मक है तो क्या ऐसा संभव है कि यदि n बराबर 16 n बराबर 25 हो तो इन दोनों ही स्थितियों में, यानी लट्ठों की जो पंक्ति की संख्या है वह 16 और 25 दोनों ही स्थितियों में 200 लट्ठे हमारे पास हो जाए, यानी 200 लट्ठे हों, ये पॉसिबल नहीं है। विद्यार्थियों, बिजली कटी हुई थी, थोड़ी लंबे समय के लिए कटी हुई थी, इसलिए हमने क्या किया है कि बोर्ड को साफ करके कुछ और कार्य किया है। तो बोर्ड तो साफ हो गया है, लेकिन जहाँ तक हमने बताया था n का संख्या निकला था सवाल में क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हुए, और n की जो मान हमें निकल के आया था वो क्या था, n बराबर 16 और एक n बराबर 25 आया था। और बाकी जो सवाल बना हुआ था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसका स्क्रीनशॉट देखिएगा, उसी के बाद यहाँ से बनाना है। यानी n की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या कितनी पॉसिबल है कि लट्ठे जो है पूरे रखे जाएं और आखिरी लट्ठे में कितनी संख्या होगी ये बतानी है। तो कौन सा n यानी पंक्ति के नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो कितने होंगे ये बात आपको पूछी जा रही है। तो यदि n बराबर, यदि पंक्ति की संख्या 16 हो, पंक्ति की संख्या 16 हो तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी an हमें निकालना है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू है, सवाल में आपने देखा 20 प्लस n यहाँ पर 16 -1 और d की वैल्यू -1 है, यानी यहाँ पर 20 प्लस 15 गुने -1 बराबर 20 -15 यानी 5। एक an हमें ये प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है,
एक एन हमें यहाँ से मिल रहा है, यानी इतने लट्ठे। और यदि एन की संख्या 25 हो, यानी पंक्ति की संख्या 25 हो, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की संख्या है 20, एन की संख्या 25 -1 और डी की संख्या -1। जब इसे सॉल्व करेंगे 25 में से 1 गया, 24 -1 में गुना करेंगे तो -24 यानी -4 लट्ठे। अब क्या आप बताइए, लट्ठों की संख्या माइनस में पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, जाहिर सी बात है। माइनस में लकड़ियों की संख्या कैसे होगी? तो यह संभव नहीं है, लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। जब यह स्थिति संभव नहीं है तो हमने लिख देना है कि पंक्तियों की संख्या की संख्या 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए विद्यार्थी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस चैप्टर का आखिरी और मैं यानी प्रश्नावली 5.3 का भी आखिरी और इस चैप्टर का भी सबसे आखिरी प्रश्न कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि आकृति आप 5.6 में देख रहे हैं। यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर ये आकृति। इसके बाद कह रहा है, प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ, जो हर प्रतियोगी है वह जो जितने भी कंपटीटर हैं वो सब जो है अपने बाल्टी के पास से चलना शुरू करते हैं और चलना शुरू कर निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर उसे लेकर बाल्टी, ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू जो है बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी ये बताना है। सवाल बड़ा मजेदार है, चीज़ को समझिएगा। मानते हैं यहाँ से हमने एक रेखा खींची है और इस रेखा पर यहाँ 5 मीटर की दूरी पर, कितना 5 मीटर की दूरी पर, और ये 3-3 मीटर की डिस्टेंस है। कितने मीटर के? 3-3 मीटर के। यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है और हर जगह एक आलू रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है और इसके बीच में 3-3 मीटर का डिस्टेंस है और आलू रखा हुआ है। ऐसा करते करते आलू जो रखा हुआ है वह कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। कुल कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू, यानी 10 जगह तक आलू रखा गया है। कह रहा है जो प्रतियोगी जो है कुल कितना किलोमीटर का दौड़, मतलब कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है आपको। तो पहला जो बालू है, कोई प्रतियोगी यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ आएगा और ये 5 चला और फिर वापस 5 आके इस बाल्टी में आलू डालेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। फिर अब वो यहाँ आ गया इनिशियल स्टेज में, तो 5 और 5 10 चला के लिए, पहला ध्यान दीजिएगा। फिर वो यहाँ से चलेगा तो 5 ये भी चलेगा और अगले के लिए 3 और चलेगा। आप अपनी पिक्चर में भी ये स्क्रीन पर या फिर अपने किताब में भी देख रहे होइएगा। फिर 3 चलेगा, तो ये 3 चला तो 5 और 3 8 चला, फिर 8 वापस आके और आलू को इसमें रख दिया। क्लियर? फिर यहाँ से ये वापस आया और आलू को रख दिया। फिर प्रतियोगी यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर ऐसे आकर वापस, तो हर बार ये 3 और ये 3 हर बार बढ़ जाएंगे, यानी 3 3 6, और जो दुगुना स्पीड जो उसका बार बार लग रहा है ये बढ़ेगा। यानी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हर बार कितना दूरी उसका बढ़ रहा है। तो इस स्थिति के अनुसार यदि हम ये एपी लिखना चाहें क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि प्रश्नानुसार एपी, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नानुसार यदि एपी लिखता है तो देखिएगा, यदि पहली बार अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आदमी 5 मीटर आएगा। अच्छा, फिर जब वापस आएगा, जब ये यहाँ से वापस आएगा तो कितना चलेगा? तो गुना 2। कितना चलेगा? गुना 2। ध्यान दे दिएगा। फिर यह आदमी यहाँ से यहाँ आएगा, कहाँ? यहाँ से यहाँ, तो कितना आएगा? 8 मीटर आएगा। फिर वापस आएगा तो गुना 2। क्लियर? फिर यह आदमी यहाँ से चलना शुरू करेगा दूसरा आलू डाल के तीसरे आलू के लिए, तो 5 3 8 और 3 11। कितना आएगा?
11 मीटर जाएगा, फिर वापस 11 मीटर डालने के लिए आएगा तो गुना 2। ऐसे करते करते 10 आलू यानी 10 पदों तक जाना है हमें। कहाँ तक जाना है? 10 पदों तक। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे और एपी लिखना आप समझ गए होंगे इसको। अब देखिए एपी को हम स्पष्ट रूप में लिख देते हैं। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 11 दूना 22, ऐसे करते करते 10 पदों पर। क्लियर? कह रहा है कितनी दूरी उसने तय करी है, तो अब तो आप आसानी से SN निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास आपको A पता है 10, D पता है 16 माइनस 10 बराबर 6, N आपको पता है 10 और SN आपको निकालना है। कौन रोक सकता है आपको SN निकालने से? अब तो कोई माइकल रोक नहीं सकता है SN निकालने से। निकालिए फटाक से, आइए। SN बराबर N/2 2A प्लस N - 1 इंटू D। N कितना दिया गया है? 10। N कितना दिया गया है? 10 पद अपॉन 2 गुने A भी 10 है, N भी 10 है और D 6 है। 5 10 दूने 20 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुने 6 5 20 है, 9 6 54 20 74, यानी 5 गुने 74, 7 5 35 370 मीटर। यानी उसको कुल दौड़ने में कितना दूरी तय करेगी? वो दौड़ते दौड़ते 370 मीटर। यानी इस प्रतियोगिता में उसके द्वारा कुल कितना मीटर दौड़ा जाएगा? आलू उठाने के लिए 370 मीटर की दौड़ लगाई जाएगी एक प्रतियोगी के द्वारा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, इन सवालों को जैसे जैसे हमने किया है एक एक सवालों को, इसी तरीके से पीछे के सारे वीडियोज हैं। और हमने इससे पहले जितने यानी प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे पहले प्रश्नावली 1.1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोज क्रमबद्ध आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो का जो एंड होगा वहां से आप प्लेलिस्ट ले सकते हैं, या फिर शुरू में हमने लिंक दिया था वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप हमसे तरह तरह प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और जुड़ के हमसे जैसे हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के पेज से, इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मोबाइल नंबर दिया गया है और भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास पहुंचने, हमसे जुड़ने के माध्यम दिए गए हैं, जिससे आप जुड़कर आप अपने सवालों को रख सकते हैं और हम उन सवालों का बेशक जवाब आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसके पिछले सेशन को भी देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर से, यानी जो अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर क्या है हमारा? तो अगला चैप्टर हमारे पास में है त्रिभुज, यानी 6ठा नंबर चैप्टर जो है त्रिभुज है और 6ठा नंबर चैप्टर हम करेंगे। इसके साथ ही साथ 40 प्रश्न के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन हम लाने वाले हैं अपने चैनल पर तुरंत आपके पास। तो आप देखना नहीं भूलिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप रखिए अपना ध्यान, आसपास का सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।